हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SSPM और टूली के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम हमारा जो वीडियो नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट है, इसी चैप्टर का जो तीसरा अध्याय है, परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। इसमें हमारा जो 7वां पॉइंट है, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी खोज, उसके पश्चात द्विनिषेचन ये क्या होता है, इसकी परिभाषा, और त्रिसंलयन के इसके बारे में व्याख्या, और इसकी तीन समीकरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे। और अंत में द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसी पॉइंट से पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि पराग नली का भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है, उस समय यहां पर जो अंड कोशिका है, ये पराग नली बीजांड से प्रवेश करती है, तो उस दौरान इसमें दो नर युग्मक होते हैं और एक काई के केंद्रक होता है। जैसे ही ये पराग नलिका इस भ्रूणकोश में प्रवेश करने के संपर्क में आती है, तो इस पराग नलिका का शीर्ष भाग फट जाता है और ये सहायक कोशिकाएं और इस पराग नलिका में उपस्थित जो काई केंद्रक है, ये नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात जैसे पराग नली इसमें इसका शीर्ष भाग फटता है, तो दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त। और इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर युग्मनज बनाता है, जो द्विगुणित संरचना होती है। इस प्रक्रिया को सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन या युग्मक संलयन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ संयोजित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण करता है, जो त्रिगुणित संरचना होती है। इस प्रक्रिया में दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ में संयोजित होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन या असत्य निषेचन कहा जाता है। दूसरी बार निषेचन होता है इसमें। इस प्रकार इसको हम निम्न तीन समीकरणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, ये दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये अगुणित होते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयुक्त होकर द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पराग नलिका के फटने से दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित हो जाता है और संयुक्त होने के पश्चात युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे आगे चलकर ये भ्रूण का निर्माण करेगा। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहा जाता है। इसी प्रकार आगे जो दूसरा नर युग्मक है, ये द्वितीय केंद्र के साथ संयोजित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक नामक जो त्रिगुणित संरचना है, इसका निर्माण करता है, जो आगे चलकर विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाता है। इसी प्रकार इनको हम इस प्रकार के समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। ध्रुवीय केंद्रक और दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ
जुड़ जाता है और युग्मनज का निर्माण करता है, जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ संयोजित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाता है, जो आगे चलकर विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अंत में द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन के निम्न दो महत्व हैं। नंबर एक कि इससे नर जनक के लक्षण है वो भ्रूणपोष में चले जाते हैं। दूसरा महत्व है कि इससे त्रिगुणित नामक संरचना बनती है, तो जिससे क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष बनता है। एक बार पुनः इसी पॉइंट का मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमारा 7वां पॉइंट है द्विनिषेचन और त्रिसंघन। सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज सन 1898 में ऐसी नवासी ने लीलियम क्रिस्टेलिया नामक पौधे ने इसकी क्या की, खोज की। इसी प्रकार द्विनिषेचन के बारे में कि जैसे ही हमारे परागनलिका है जो भ्रूणपोष में जैसे प्रवेश करती है, तो उस दौरान निषेचन के समय या निषेचन के दौरान ये परागनलिका है, इसका शीर्ष भाग फट जाता है और शीर्ष भाग फटने से दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित हो जाता है और संयोजित होने के पश्चात युग्मनज का निर्माण करता है, जो द्विगुणी संरचना होती है, और ये द्विगुणी संरचना आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करती है। इसी प्रकार दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ संयोजित हो जाता है। ये संयोजित होने के पश्चात एक त्रिगुणी संरचना बनती है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें दूसरी बार निषेचन हो रहा है, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या असत्य निषेचन कहा जाता है। इसके पश्चात द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन के निम्न दो महत्व हैं। पहला, इससे नर जनक के लक्षण हैं वो भ्रूणपोष में चले जाते हैं। दूसरा है, इसमें त्रिगुणित नामक संरचना बनती है, जिससे भ्रूणपोष बनता है। इसके पश्चात अगले वीडियो में इसी प्रकार हमारे तीसरे पॉइंट का जो 8वां पॉइंट है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं भ्रूणपोष या विकास के आधार पर भ्रूणपोष का परिवर्तन। देखिए, जैसे ही द्विनिषेचन और त्रिसंघन की प्रक्रिया आवर्त पौधे में होती है, तो उस दौरान एक त्रिगुणी संरचना बनती है। उस त्रिगुणी संरचना को भ्रूणपोष कहते हैं। और विकास के आधार पर भ्रूणपोष का परिवर्तन या विकास निम्न 3 प्रकार से होता है। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, इसी का दूसरा नाम है जलीय भ्रूणपोष। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है माध्यमिक या हरोदियल भ्रूणपोष। एक एक के बारे में। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, इसका दूसरा नाम है जलीय भ्रूणपोष। चित्र के माध्यम से इस प्रकार के भ्रूणपोष में यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में अनेक केंद्रीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इनमें एक से अधिक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के केंद्रकों को बहु केंद्रीय संरचना कहते हैं। बहु केंद्रीय संरचना कहा जाता है। इन केंद्रकों के चारों ओर कोई भित्ति नहीं होती है तथा इस प्रकार का भ्रूणपोष के उदाहरण हैं जैसे नारियल में उपस्थित भ्रूणपोष, गेहूं, मक्का, चावल व कैप्सुला में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा हमारा भ्रूणपोष है कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में अष्टरी विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तथा इस प्रकार के भ्रूणपोष को बहुकोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं के चारों ओर
भित्ति का निर्माण हो जाता है तथा एक से अधिक बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। इस प्रकार के भ्रूणकोश में चूसकांग विकसित हो जाते हैं। चूसकांग यानी ये चूसकांग बन जाते हैं तथा इसकी उदाहरण है जैसे धतूरा है, पिटूनिया है व बालसम। तीसरा हमारा आता है विकास के आधार पर भ्रूणकोश का प्रयोजन माध्यमिक या हलोवियल भ्रूणकोश। चित्र के माध्यम से इस प्रकार के भ्रूणकोश में विभाजन के दौरान दो संरचनाएं बन जाती हैं। ये एक प्रकोष्ठ या सेप्टम बन जाता है। इस प्रकार विभाजन के दौरान एक भाग बीजांड द्वार की ओर, दूसरा भाग निभाग की ओर पाया जाता है। इस प्रकार का भ्रूणकोश केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणकोश का यानी उपरोक्त 1 और 2 केंद्रकीय और भ्रूणकोश दोनों प्रकार के भ्रूणकोश का मिला जुला रूप होता है। इसी अंत में भ्रूणकोश के कार्य। पहला कार्य भ्रूणकोश का कि कोशिकीय भ्रूणकोश में चूसकांग विकसित हो जाते हैं जो भ्रूण व इसकी बाहर की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य है भ्रूणकोश का कि बीजांकुरण के समय भ्रूणकोश नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है। तीसरा इसका कार्य है भ्रूणकोश की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है जो भ्रूण प्रयोजन के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके निम्न 3 कार्य हैं। एक बार उन्हें दोबारा से रिपीट करता हुआ हमारा 8वां पॉइंट है भ्रूणकोश। इसी का दूसरा नाम इसके ऊपर प्रश्न आता है कि विकास के आधार पर भ्रूणकोश का प्रयोजन का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए आवृतबीजी पौधों या पुष्पी पौधों में भ्रूणकोश जैसे ही द्विनिषेचन व त्रिसंलयन की संरचना के पश्चात एक त्रिगुण संरचना बनती है। उस त्रिगुण संरचना का नाम है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से विभाजन के फलस्वरूप भ्रूणकोश का निर्माण होता है जो त्रिगुणी संरचना होती है आवृतबीजी पौधों में। और विकास के आधार पर भ्रूणकोश निम्न 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय भ्रूणकोश, इसका दूसरा नाम है जलीय भ्रूणकोश। इसके बारे में चित्र के माध्यम से देखेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणकोश में प्राथमिक भ्रूणकोश के केंद्र के अंतर्गत जब विभाजन होता है तो उससे अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की संरचना को बहुकेंद्रीय संरचना कहा जाता है। इन केंद्रकों के चारों ओर किसी प्रकार की भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे नारियल में उपस्थित जो दूधिया रंग का पानी जैसा पदार्थ है उसमें इस प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है गेहूं, मक्का, चावल व कैप्सुला में इस प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं। अगला जो हमारा आता है कोशिकीय भ्रूणकोश। इस चित्र के माध्यम से इस प्रकार के प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र में विभाजन के दौरान एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की संरचना को बहुकोशिकीय संरचना कहा जाता है। इन कोशिकाओं के चारों भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के कोशिकीय भ्रूणकोश में चूसकांग विकसित हो जाते हैं जो भ्रूण को चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण धतूरा, पिटूनिया और बालसम। तीसरा हमारा आता है माध्यमिक या हलोवियल भ्रूणकोश। चित्र के माध्यम से इस प्रकार के भ्रूणकोश में विभाजन के दौरान 2 प्रकोष्ठ या 2 प्रकार के सेप्टम बन जाते हैं। एक बीजांड द्वार की ओर और दूसरा भाग होता है निभाग की ओर। इस प्रकार का भ्रूणकोश केंद्रीय भ्रूणकोश व कोशिकीय भ्रूणकोश का मिला जुला रूप होता है। अंत में भ्रूणकोश के कार्य। भ्रूणकोश के निम्न 3 कार्य हैं। पहला कार्य है तो कोशिकीय भ्रूणकोश में चूसकांग विकसित हो जाते हैं और ये चूसकांग भ्रूण व इसके बाहर की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा कार्य है इसका बीजांकुरण के समय भ्रूण को
नवोद्भिज पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और इसका तीसरा अंतिम कार्य है कि भ्रूणकोश की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन, भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, जो भ्रूण परिवर्तन के समय भ्रूण की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। धन्यवाद।